आज का यह वीडियो बच्चों थोड़ा बड़ा होने वाला है, पर आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखिए, तब आप जानोगे कि सेंटेंस कैसे तैयार होता है, सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, फिर क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, फिर नाउन केस अब हम लोग देखने वाले हैं, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, यह सभी आज के वीडियो में, एक ही वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। आज का वीडियो बच्चों सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस क्या है इसके ऊपर है। यानी इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस नहीं देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं या इस सेंटेंस में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे और सिर्फ सेंटेंस के बारे में हम सोचेंगे इस वीडियो में। तो पहला है व्हाट इज द सेंटेंस। तो देखिए सेंटेंस क्या होता है, इसको समझने के पहले हम देखेंगे A to Z अल्फ़ाबेट। अब A to Z के पूरे एक सेट को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं और इनमें जो ये लेटर है उन्हें हम अल्फ़ाबेट कभी नहीं कहेंगे। इन्हें हम क्या कहेंगे? ए यह लेटर है, ए यह अल्फ़ाबेट नहीं है। अल्फ़ाबेट यानी A to Z के पूरे एक सेट को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं और इन सभी को हम लेटर्स कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला यानी अक्षरों की माला, तो यहाँ पर A to Z ये 26 लेटर्स है, वर्ण है, अक्षर है और इन अक्षरों की एक माला है, उसे हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट कितने हुए बच्चों? एक अल्फ़ाबेट हुआ और उनमें 26 लेटर्स है। अब इन लेटर्स 26 लेटर्स के 2 पार्ट्स हो जाते हैं। वॉवेल्स यानी स्वर 5 प्रकार के होते हैं, A, E, I, O, U, और बचा हुआ कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन जो 21 होते हैं, B, C, D, F इत्यादि इत्यादि। अब देखिए, अब इन्हें हम वॉवेल्स क्यों कहते हैं, स्वर क्यों कहते हैं बच्चों? तो अगर हम ए का उच्चारण करते हैं ना, तो इसमें किसी भी प्रकार का साइलेंट ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगा। तो बोलो बच्चों, ए साइलेंट ध्वनि सुनाई दिया क्या बच्चों? नहीं। तो ये खुद एक स्वर है। अब इसके बाद में बोलो बी, तो देखो लास्ट में हमें ये ई अक्षर सुनाई दिया, तो ये स्वर हमें सुनाई दिया बी में, इसीलिए हम इसे कॉन्सोनेंट कहेंगे। ए यह वॉवेल है और बी यह कॉन्सोनेंट है। इसी तरह से ये 5 स्वर होते हैं और बाकी के बचे हुए 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अब इन्हीं अक्षरों को जोड़ जोड़ कर हम एक वर्ड बनाते हैं, अर्थपूर्ण वर्ड बनाते हैं। अब इस वर्ड को जोड़कर, इन सभी वर्ड्स को जोड़कर एक सेंटेंस बनता है। अब इन सेंटेंसेस को जोड़कर हमें कोई पैराग्राफ बनाते हैं, हम कोई लेसन लिखते हैं, स्टोरी, पोएम, ऐसे बहुत सारी बातें हम इन सेंटेंसेस को जोड़कर लिख सकते हैं। पर बच्चों इन वर्ड को, ये जो सब वर्ड्स है ना, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर एन, इज, एप्पल, दिस। अभी इन वर्ड्स को जोड़कर हम सेंटेंस बनाते हैं। तो अगर मैंने इन सभी को एक साथ जोड़ा तो पढ़ो इसको, एन इज एप्पल दिस।
क्या मतलब हुआ इसका बच्चों? कुछ भी तो इसमें से अर्थ नहीं निकलता है। तो यही तो है सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है। तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह। पर सिर्फ शब्दों का इस तरह से समूह हम एक साथ लिखेंगे तो क्या, देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा एन इज अ एप्पल और यहाँ पर लिखा दिस। तो क्या यह कोई सेंटेंस तैयार हुआ? इसमें से कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। भले ही सेंटेंस का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, शब्दों का समूह हो, फिर भी उन वर्ड्स को हमें इस तरह से अरेंज करना है कि यानी दैट हैज मीनिंग, उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए बच्चों। अब इसका अर्थपूर्ण सेंटेंस यानी इन सभी वर्ड्स का अर्थपूर्ण सेंटेंस बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसी के आधार पर हम इन सेंटेंसेस को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या है, रचना क्या है वाक्य बनाने की। तो इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं शुरू में, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता यानी कार्य करने वाला। वो क्या क्रिया करता है वह सब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं। वो किस पर क्रिया करता है, वह कर्म क्या करता है, यह वर्ब के बाद में लिखा जाता है। इस तरह से एक अर्थपूर्ण सेंटेंस तैयार होता है वर्ड्स को जोड़कर। दूसरा एक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में वर्ब और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। यानी हेल्पिंग वर्ब का मतलब है सहायककारी क्रिया। तो देखिए अब हम इन्हीं सभी वर्ड्स को अर्थपूर्ण सेंटेंस बनाएंगे जोड़ जोड़ कर। तो किस तरह से बनेगा देखिए बच्चों, दिस इज एन एप्पल। कैसे बना इसका, दिस इज एन एप्पल। यानी हमने क्या किया कि इस सब्जेक्ट के जगह पर ये जो दिस है, यह दिस सब्जेक्ट है, तो इसको हमने यहाँ पर लाया दिस। फिर हमने यहाँ पर इसमें से क्या है इज, इज यहाँ पर लेके आए, यहाँ पर लाया इज। अब बचा क्या, एन एप्पल। अरे ये ए कहाँ से आया, ओके चलो एन एप्पल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एन एप्पल। आई बात समझ में? तो दिस इज एन एप्पल। इस तरह से यह एक अर्थपूर्ण सेंटेंस तैयार हुआ। अब इस स्ट्रक्चर के अनुसार अगर हमें सेंटेंस बनाना हो तो आई एम ईटिंग एन एप्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल। आई यह क्या है, सब्जेक्ट है। एम यह क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ईटिंग यानी क्या है, यह ईटिंग यह वर्ब है, यानी वर्ब की ये फोर्थ फॉर्म है। और एन एप्पल यह ऑब्जेक्ट है। इस तरह से अर्थपूर्ण सेंटेंस तैयार हुआ बच्चों, आई एम ईटिंग एन एप्पल। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप वर्ड्स को जोड़कर इन स्ट्रक्चर के आधार पर बना सकते हो। जैसे आई एम अ बॉय, ही ईट्स अ मैंगो। अब देखिए बच्चों, ये सेंटेंस जब आप लिखते हो तो बहुत ही दो बातें महत्वपूर्ण आपको याद रखनी है। पहली तो अ सेंटेंस बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। कोई भी सेंटेंस की शुरुआत आपको कैपिटल लेटर से ही करनी है। जैसे ये सब जो कैपिटल लेटर है, इन्हीं से आप सेंटेंस की शुरुआत करोगे।
जिस तरह से ये कैपिटल लेटर बच्चों सेंटेंस की शुरुआत में हम लोग लिखते हैं ना, उसी तरह से ना बच्चों याद रखना, आय यानी मैं, मराठीमध्ये मी। तो ये जो आय है, यह लेटर हम सेंटेंस में कहीं पे भी हो, शुरुआत में हो, बीच में हो, एंड में हो, हमेशा इसे कैपिटल लेटर में ही लिखना है, कैपिटल अक्षर में ही लिखना है। और दूसरी बात देखिए, यहाँ पर देखिए, अगर मैंने ये सेंटेंस बनाया एम आई मीना, एम आई मीना, तो यहाँ पर देखिए ये पहला अक्षर है, इसीलिए इसको हमने कैपिटल बनाया। फिर आई है, सेंटेंस में कहीं पे भी होने दो, इसे हमेशा कैपिटल बनाना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोई भी प्रॉपर नाउन हो तो उसका पहला अक्षर सेंटेंस में, ये प्रॉपर नाउन कहीं पे भी आने दो, हमेशा कैपिटल ही लिखना है। अगर यहाँ पे बीना लिखना है तो बी कैपिटल ही लिखोगे, सीमा लिखना है तो एस कैपिटल ही लिखोगे, टीना लिखना है तो टी कैपिटल ही लिखना है, हीना लिखना है तो एच कैपिटल ही लिखोगे। इस तरह से प्रॉपर नाउन यानी विशेष नाम सेंटेंस में कहीं पे भी आए, उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर ही होना चाहिए। दूसरी बात याद रखनी है कि इसका एंड्स विथ अ पंक्चुएशन मार्क्स, यानी फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो बच्चों देखिए, कुछ सेंटेंसेस में फुल स्टॉप लगता है, क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, और एक्सक्लेमेटरी यानी उद्गारवाचक जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें उद्गारवाचक का यानी एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। तो इस तरह से बच्चों आपने स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया है इसको। पर ना बच्चों, कभी कभी कुछ सेंटेंस में थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे असर्टिव सेंटेंस से। दिस इज एन एप्पल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ पर WH क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये देखिए दिस इज एन एप्पल में दिस यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, पर यही दिस WH क्वेश्चन में जब पीछे आता है तब यह ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो इस तरह से बच्चों याद रखना है। आपको कहा कि दिस क्या है, तो आप ये नहीं बता सकते हो कि वो सब्जेक्ट है। अगर वो शुरू में आया तो सब्जेक्ट कहलाएगा, अगर अंत में आया तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, दिस इज एन एप्पल का अगर हमें वर्बल क्वेश्चन बनाने को कहा तो हम क्या करते हैं बच्चों, वर्बल क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से उसकी शुरुआत होती है। तो इस इज को हम क्या करेंगे, शुरू में लेके आते हैं और इस दिस को पीछे लेके जाएंगे, यानी यह वाला वर्बल क्वेश्चन इस तरह से तैयार होगा, इज दिस एन एप्पल, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, ये वर्ब जो है ना ये पहला आया और बाद में ये सब्जेक्ट चला गया और बाद में ये है ऑब्जेक्ट। तो वर्बल क्वेश्चन का जो हम सेंटेंस बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर हमेशा शुरू में हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। आपको इस बात को याद रखना है। और अंत में देखिए क्वेश्चन मार्क। अब देखिए नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी देखिए क्या अंतर है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ना बच्चों ये व्हाट, देखिए अभी याद रखना, ये व्हाट सब्जेक्ट कहलाएगा, पर यहाँ पर व्हाट क्वेश्चन के अर्थ से नहीं आया है। व्हाट स्वीट एन एप्पल, क्या मीठा एप्पल है, ऐसा इसका अर्थ यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पर ये व्हाट अ स्वीट यह ऑब्जेक्ट कहलाएगा और एन एप्पल
यह सब्जेक्ट कहलाएगा। तो इस तरह से ना बच्चों याद रखना है, सेंटेंस के जो टाइप है उसके अनुसार थोड़ा स्ट्रक्चर आगे पीछे होता है। अब देखिए यहां पर, देखिए आई गो। अब यहां पर देखिए ना बच्चों, यहां पर आई सब्जेक्ट आया है, गो वर्ब आया है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। पर यहां इस सेंटेंस में देखिए, आई यह सब्जेक्ट है, गो यह वर्ब है और टू स्कूल यह ऑब्जेक्ट है। अब इसमें देखिए गो देयर, यहां पर ये वर्ब आया है और ये आया है ऑब्जेक्ट। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है, तो देखिए हम यहां पर यू यह सब्जेक्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि हम किसी को, सामने वाले को ऑर्डर देते हैं ना, तो यहां पर यू यह सब्जेक्ट हम ध्यान में रखेंगे। अब देखिए इसी तरह से देखिए, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। शी यह क्या हुआ बच्चों, सब्जेक्ट, यह है वर्ब और यह अ ब्यूटीफुल गर्ल यह ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आई बात समझ में। पर अब देखिए इसी सेंटेंस को अगर मैंने WH क्वेश्चन में लिया तो ये हु इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब और ये पूरा हुआ ऑब्जेक्ट। ये WH क्वेश्चन में भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यही स्ट्रक्चर यहां पर आया। पर हेल्पिंग वर्ब, सॉरी वर्बल क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो इज यह हेल्पिंग वर्ब है, ये शी सब्जेक्ट है, ये बचा हुआ बच्चों ऑब्जेक्ट है। अब यहां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखिए बच्चों, ये व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल ये पूरा ऑब्जेक्ट है, फिर ये यहां पर सब्जेक्ट और यहां पर वर्ब आया है। हाउ ब्यूटीफुल शी इज, हाउ ब्यूटीफुल ये ऑब्जेक्ट है, शी यह सब्जेक्ट है और यह वर्ब है। तो बच्चों याद रखना, भले ही सेंटेंस बनाने का ये स्ट्रक्चर होगा तो भी कुछ सेंटेंसेस में इस तरह से बदलाव होते हैं। तो आपने इंग्लिश सेंटेंस लिखने का ये स्ट्रक्चर समझ लिया। अब देखिए अंग्रेजी भाषा छोड़कर जितनी भी दूसरी भाषाएं होती है ना बच्चों, जैसे मराठी है, हिंदी है, गुजराती है, कन्नड़ है, जो भी दूसरी भाषाएं होती है जो अंग्रेजी को छोड़कर होती है, उसका स्ट्रक्चर ना बच्चों थोड़ा सा अलग होता है। मतलब ये जो वर्ब है ना, ये जो वर्ब यानी जो क्रिया है, इंग्लिश सेंटेंस लिखते समय हम सब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब है, ये हम सब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं इंग्लिश का सेंटेंस लिखते समय, और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। पर दूसरी जो भाषाएं होती है उसमें ये जो वर्ब है ना, या हेल्पिंग वर्ब है, यह कर्म के बाद में यानी ऑब्जेक्ट के बाद में लिखा जाता है। देखिए किस तरह से इनकी जो वाक्य की रचना होती है ना, इसमें पहले कर्ता होता है, जैसे इंग्लिश में भी पहले कर्ता है, सब्जेक्ट है, ये शुरू में ही आता है। वैसे सभी भाषाओं में कर्ता जो है, सब्जेक्ट जो है, वो हमेशा शुरू में होता है। पर अंग्रेजी छोड़कर दूसरी भाषाओं में जो क्रिया होती है वह लास्ट में लिखी जाती है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेकंड नंबर पर लिखा जाता है। मतलब इंग्लिश में सेकंड नंबर पर वर्ब आएगा तो दूसरी भाषाओं में सेकंड नंबर पर कर्म लिखा जाता है। देखिए जैसे मैं ये कर्ता है, आम यह कर्म है और खाता हूँ यह क्या है, क्रिया है। पर अंग्रेजी में देखिए कैसे होता है, देखो यहाँ पर कैसे, आई ईट अ मैंगो है ना, तो ये देखो ये आम है, ये सेकंड नंबर पे आया है, और ये जो ईट है ये लास्ट नंबर पे गया है। तो इस तरह से दूसरी जो भाषाएं है उसमें पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया आता है। इस तरह से देखिए दूसरी भाषाओं की भी आपको वाक्य की रचना याद रखनी चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं खाता हूँ, इसमें ये क्या है, कर्ता है, और खाता हूँ ये क्या है, क्रिया है।
अब वह यह करता है, मंडप में यह क्या है, कर्म है, और नाचती है यह क्या है बच्चों, क्रिया है। तो इस तरह से दूसरी जो भाषाएं होती है उसमें कर्ता कर्म क्रिया यह वाक्य की रचना होती है। यह देखिए वाक्य मराठी में है, मी आंबा खातो, कर्ता कर्म क्रियापद। अभी जैसे हिंदी में इसको हम क्रिया कहते हैं वैसे इसको हम कहते हैं मराठी में क्रियापद। आई बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मतलब इन शॉर्ट में हम समझ के लेंगे, सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला, वर्ब क्या है, कार्य, ऑब्जेक्ट क्या है, जिस पर कार्य होता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे यहाँ पे राम ईट्स अ मैंगो, राम क्या हुआ, सब्जेक्ट, ईट्स क्या हुआ, वर्ब, और अ मैंगो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। थोड़ा सब्जेक्ट को डिटेल्स में समझ के लीजिए। जो काम करता है वह सब्जेक्ट, या जो पहचान देता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। देखिए इस सेंटेंस में एक तो इन शॉर्ट में याद रखना है, शुरू में जो भी आता है वह सब्जेक्ट ही कहलाता है। देखिए यहाँ पर राम इज ईटिंग अ मैंगो, इसको हु से सवाल पूछो, हु इज ईटिंग अ मैंगो, राम, तो ये कहलाएगा सब्जेक्ट। गोपाल इज अ स्टूडेंट, हु इज अ स्टूडेंट, गोपाल, तो ये हुआ सब्जेक्ट। राम एंड श्याम वर गोइंग टू स्कूल, हु आर गोइंग टू स्कूल, राम एंड श्याम। अब ये दोनों भी क्या कहलाएंगे बच्चों, सब्जेक्ट कहलाएंगे। दिस इज अ डॉग, व्हाट इज दिस, दिस यह सब्जेक्ट। राम ईट्स अ मैंगो, देखिए राम आम खाता है। आई बात समझ में। अब यहां पर देखो कभी कभी ना इसमें ना, अभी देखिए समझ के लो, राम ईट्स अ मैंगो, राम आम खाता है, आम कौन खाता है बच्चों, राम खाता है, तो ये हुआ सब्जेक्ट। पर कभी कभी ना बच्चों देखिए, अ मैंगो इज इटन बाय राम, यानी आम राम द्वारा खाया जाता है। यह एक्टिव वॉइस सेंटेंस है और यह पैसिव वॉइस का एक सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस में देखिए ये जो करता है वह एक्टिव होता है तो वो शुरू में लिखा जाता है, पर पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसको इंपॉर्टेंट दिया जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट है ना हम क्या करते हैं, शुरू में लेके आते हैं, और ये जो सब्जेक्ट है ना ये हम अंत में लेके जाते हैं। तो अभी ये सब्जेक्ट मैंने अगर अंत में लेके गया तो क्या आप इसको सब्जेक्ट बोलोगे, तो नहीं। जो इम्पॉर्टेंट है, जिसको हमने इम्पॉर्टेंट दिया है उसी को हम सब्जेक्ट कहेंगे। अब इस सेंटेंस में ये अ मैंगो ये सब्जेक्ट हुआ और ये बाय राम जो है ना ये हुआ ऑब्जेक्ट। तो आपको याद रखना है, बहुत कुछ बातें आपको बच्चों दिमाग में थोड़ा रखना है। आंख बंद करके ये नहीं कहना है कि ये तो किसी लड़के का नाम है तो ये सब्जेक्ट हुआ, तो नहीं। वाक्य की शुरुआत में जो आता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्बल क्वेश्चन है। अब वर्बल क्वेश्चन इसी का मैंने बनाया, डज राम ईट अ मैंगो। तब आपको याद रखना है हमेशा वर्बल क्वेश्चन की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, तो ये जो डज है ये हेल्पिंग वर्ब ही आएगा और ये सब्जेक्ट आएगा, ये बच्चा ये वर्ब आएगा और ये ऑब्जेक्ट बनेगा। इस तरह से आपको याद रखना है बच्चों। विल यू प्ले विथ मी, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखिए ये नेक्स्ट सेंटेंस, ओपन द डोर। अब यहां पर क्या है बच्चों, किसी को सब्जेक्ट है क्या, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। अभी यू यह हम पकड़ सकते हैं सब्जेक्ट कि तुम दरवाजा खोलो। ओपन द डोर ये पूरा जो है ना ओपन यह क्या है, वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए ये दे क्या है, सब्जेक्ट, ये है वर्ब और इन द क्लास ये ऑब्जेक्ट है। ये अभी देखिए वर्बल क्वेश्चन इसका तैयार हुआ,
तो वर्बल क्वेश्चन तो हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब शुरू में आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो बच्चों याद रखना है, हमेशा परमानेंटली ये दिमाग में नहीं रखना है कि जो शुरू में आता है वही सब्जेक्ट होता है। पर वर्बल क्वेश्चन में देखो बच्चों, हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब सबसे पहले आता है और बाद में सब्जेक्ट आता है। इसको भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब देखिए, दिमाग में रखो कि सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। किसी का नाम है, किसी का कॉमन नाउन है, किसी का प्रो नाउन है, तो यह सभी क्या बच्चों सब्जेक्ट हो सकते हैं। पर अब मैं और कुछ थोड़ा सा बदल बता रही हूँ, देखिए आप अभी। यू क्या है? सब्जेक्ट। अब इसके अंत में देखिए, यू आर अ स्मार्ट बॉय, ये अंत में क्या आया है? बॉय। पर अभी तो मैंने कहा कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रोनाउन जो भी है ये सब्जेक्ट कहलाते हैं। पर बच्चों यहां पर का जो बॉय है, क्या ये सब्जेक्ट कहलाएगा? नहीं, क्योंकि याद रखना है बच्चों, सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में ही मोस्टली आते हैं। वर्बल क्वेश्चन में सेकंड नंबर पे आते हैं। अब यहाँ का जो बॉय है यानी ये पूरा जो ये जो है अ स्मार्ट बॉय, यह ऑब्जेक्ट कहलाएगा बच्चों, और ये है वर्ब। अब देखिए सेकंड वाला, द कैट कैचेज द माउस। यहाँ पर देखिए ये द कैट है ना, ये सब्जेक्ट है। पर ये द माउस है, यह क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। वी लर्न इंग्लिश, वी सब्जेक्ट। अब यह इंग्लिश जो है ये प्रॉपर नाउन है, पर ये क्या सब्जेक्ट कहलाएगा यहाँ पर? नहीं, तो ये अंत में आया है तो ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। माई मदर्स नेम इज मीना, माई मदर्स नेम ये पूरा सब्जेक्ट कहलाएगा बच्चों, और इज यह वर्ब और मीना यह ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आई बात समझ में? अब देखेंगे हम लोग क्रिया के बारे में, यानी वर्ब को थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। वर्ब को जो हम कार्य करते हैं उसे वर्ब कहते हैं। अब इसमें देखिए, ये गो जाने की क्रिया, गोज जाने की क्रिया, वेंट गई यह क्रिया। अब यहाँ पे गॉन यह एक क्रिया है। ये हैज यह हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये वर्ब है। ये क्या है? इज हेल्पिंग वर्ब है, और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म, ये वर्ब है। यह मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, और ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो इन सभी को बच्चों हम क्या कहेंगे? हाँ, जो कार्य होता है इसे क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। फॉर्म ऑफ वर्ब्स, जो भी एक्शन होती है, जो भी क्रियाएं होती है, उन्हें हम वर्ब कहते हैं। अब ये वर्ब देखिए 5 प्रकार की होती है। वर्ब की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के आगे ना बच्चों हमेशा हैव, हैज, हैड, विल हैव लगता है। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म के आगे हमेशा एम, इज, आर, वॉज, वर और विल भी लगता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो यह सभी क्या है बच्चों? वर्ब्स है। अब जानते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स में। ऑब्जेक्ट यानी कर्म जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे राम ईट्स अ मैंगो, राम क्या खाता है? अ मैंगो, ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए, अ मैंगो इज ईटन बाय राम, मतलब आम राम द्वारा खाया जाता है। ये बाय राम क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है। अ बॉय ऑब्जेक्ट, यानी देखिए लास्ट में जो आता है ना, व्हाट इज। अभी यहाँ पे देखिए यूअर, ये यूअर है। यूअर है तो क्या ये सब्जेक्ट आएगा? नहीं, तो ये यूअर नेम ये पूरा क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है। वेयर आर यू लिव, अभी ये यू जो है ये प्रोनाउन में आता है। तो प्रोनाउन है तो क्या इसको हम सब्जेक्ट कहेंगे? नहीं, क्योंकि ये अंत में आया है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे बच्चों। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, आई प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। माई हॉबी ऑब्जेक्ट। माई फेवरेट गेम ऑब्जेक्ट। आई टीच यू इंग्लिश, अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये यू है और ये इंग्लिश है, दो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आए हैं। ये यू भी है और ये इंग्लिश भी है, सब दोनों भी ना एक साथ पकड़ेंगे, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
आई ईट एन एप्पल, देखिए यहाँ पर वस्तु, कोई वस्तु हमें ऑब्जेक्ट बताती है। आई एम अ बॉय, अ स्टूडेंट, कोई व्यक्ति या पेशा होगा वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। आई लिव इन मुंबई, कोई जगह है वह ऑब्जेक्ट कहलाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ही कॉल्ड मी, ये ऑब्जेक्ट है। आई टीच यू, ऑब्जेक्ट है ये शुरू में नहीं आया। अभी देखो यहाँ पर शुरू में आया है तो ये सब्जेक्ट कहलाएगा, बाद में आया है तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा बच्चों। हिम हर ऑब्जेक्ट है, माई बुक ऑब्जेक्ट है, यूर पेन्स ऑब्जेक्ट है। इस तरह से बच्चों अंत में आने वाला, सेंटेंस के अंत में जो आता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो रूल के हिसाब से देखने जाएंगे ना तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये सब सब्जेक्टिव केस है, ये सब ऑब्जेक्टिव केस है और ये सब पॉजेसिव केस है। पर यहाँ पर देखिए आप, आई एम अ बॉय, आई यह सब्जेक्ट है, पर सेकेंड सेंटेंस में देखिए हु एम आई, ये आई ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो रूल के हिसाब से भले ही आई यह सब्जेक्टिव केस बता रहा है, पर अगर सेंटेंस में वो अंत में आ रहा है तो यह ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। देखिए शी इज अ गर्ल, शी सब्जेक्ट, हु इज शी, अब यहां पर जो शी है वह ऑब्जेक्ट बन गया। दिस इज माई, दिस सब्जेक्ट, माई ऑब्जेक्ट। शी इज हर सिस्टर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब यहां पर देखिए एनीबडी इज देयर, एनीबडी है सब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट। एवरीबडी अटेंशन हियर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। श्याम कैन स्पीक इंग्लिश, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर इसका वर्बल क्वेश्चन तैयार हुआ तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से बच्चों आपको ये सब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। अब देखिए सेंटेंस के सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसको तो हमने देख लिया। अब और एक बात सीख लो इसमें, अ सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने हैं, टू पार्ट्स है। एक तो है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। बच्चों एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएगा कि इसमें से प्रेडिकेट बताओ, तो आपको बताने को आना चाहिए। देखिए किस तरह से, अब यहाँ पर हमने जो शुरू में सब्जेक्ट सीखा उसमें उस सब्जेक्ट का अर्थ निकल रहा था कर्ता, यानी कार्य करने वाला। पर जब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात हम करें तो इसमें ये जो सब्जेक्ट है वो उद्देश्य, ये उसका अर्थ निकलता है। क्या उद्देश्य, मतलब वो कौन है करने वाला, क्या है उसका उद्देश्य, ये सब्जेक्ट बताएगा। प्रेडिकेट यानी जो बचा हुआ रहता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो बस बात में या आपको बात देखो, यहाँ पर देखिए आई ईट अ मैंगो, पहला वाला जो है सब्जेक्ट, बाकी का बचा हुआ पूरा सेंटेंस प्रेडिकेट कहलाएगा। आई एम ईटिंग अ मैंगो, सब्जेक्ट, बाकी का बचा हुआ पूरा प्रेडिकेट। मीना, देखिए यहां पर इस सब्जेक्ट में, उद्देश्य में नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, नाउन फ्रेज आता है। तो ये मीना क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट कहलाएगा। प्लेज फुटबॉल, प्रेडिकेट। शी प्लेज फुटबॉल, ये प्रोनाउन है, प्लेज फुटबॉल प्रेडिकेट। माय मदर्स नेम सब्जेक्ट है, तो बचा हुआ इज सुशीला, ये क्या है, प्रेडिकेट है। तो इस तरह से बच्चों डेफिनेशन क्या है प्रेडिकेट की, द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये जो प्रेडिकेट है ना, ये एक सेंटेंस का भाग है जो हमें क्या बताता है, दैट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, जो हमें इन सब्जेक्ट के बारे में बताता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रेडिकेट। तो यहां पर देखिए, अब बताइए मुझे, यहां पर अ रेनबो हैज 7 कलर्स, रेनबो को कितने कलर है, 7 कलर है। ये हमें ये 7 कलर है, ये जो प्रेडिकेट है हमें किसके बारे में बता रहा है, रेनबो के बारे में बता रहा है। तो जिसके बारे में बता रहा है वो सब्जेक्ट, क्या बता रहा है वो प्रेडिकेट। व्हाट इज योर नेम, सब्जेक्ट,
प्रेडिकेट। दे आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो इस तरह से पार्ट्स, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं बच्चों। हाँ, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो आप ध्यान में क्या रखोगे बच्चों? अ सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, कर्ता आता है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज आ सकता है। दूसरा प्रेडिकेट में कौन कौन से पार्ट आते हैं सेंटेंस के? हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यानी सहायककारी क्रिया, क्रिया और कर्म। ये किस में आएगा बच्चों? प्रेडिकेट में आएगा। तो आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में जो पार्ट है दो, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इसको अच्छी तरह से याद रखना है। अब आपको मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताती हूँ। जैसे हमने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सीखा, उसी तरह से देखिए इस पर भी थोड़ा सा गौर कीजिए बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ नाउन केस, यानी कारक। सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस भी इसे कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, एक्विजिटिव केस भी इसे कहते हैं। फिर पॉसेसिव केस, जेनिटिव केस भी उसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस यानी क्या? कर्ता कारक। बस इतना बच्चों याद रखो, जिसमें मतलब जो काम करता है, जो अपनी पहचान देता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। उसी को हम सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहेंगे। फिर वही वाला जो ऑब्जेक्ट हम लोग पहचानते हैं, मतलब वर्ब के बाद में जो आता है, वर्ब के बाद में जो आता है उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। अब यहाँ पर जो अधिकार बताता है ना बच्चों, वो जो एपोस्ट्रोफी एस यानी जो हम उसके द्वारा हम किसी का अधिकार बता सकते हैं। का, की के, मामा का, मामी के, मम्मी का, पप्पा का, है ना। इस तरह से का, की के लगाकर यानी एपोस्ट्रोफी एस लगाकर अधिकार वाले जो ये शब्द होते हैं उसे हम पॉसेसिव केस कहते हैं। देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव केस पहले देखेंगे। देखिए ही इज अ बॉय, आप बताओ क्या है सब्जेक्टिव केस? बस ये अंडरलाइन कर दो, ये सब्जेक्ट यानी ही सब्जेक्टिव केस। राम थ्रू अ बॉल, सब्जेक्ट यानी ही सब्जेक्टिव केस। द मंकी किक द बॉय, सब्जेक्ट यानी ही सब्जेक्टिव केस। माय फ्रेंड, ये सब्जेक्टिव केस। तो इस तरह से सब्जेक्टिव केस पहचानना आसान होता है। आई बात, अब ये सब्जेक्टिव केस से या नॉमिनेटिव केस से एक बात जुड़ी हुई है। उसमें वोकेटिव केस एक आता है, जिसे हम नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस भी कहते हैं। मतलब संबोधित करते हैं, किसी नाउन से, प्रोनाउन से संबोधित करते हैं, उसे हम वोकेटिव केस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कम हियर गर्ल्स। अब ये गर्ल्स क्या है? किसी को संबोधित किया हुआ है, तो इसे हम अगर पहचानना है तो इसे हम पहचानेंगे वोकेटिव केस। नरेंद्र लिसन टू मी, किसको संबोधित किया है? नरेंद्र को, तो इसे कहेंगे वोकेटिव केस। मीना यू शुड लर्न, तो मीना यहाँ पर हमने इसको संबोधित किया है, वोकेटिव केस। यू, वोकेटिव केस। तो ये वोकेटिव केस भी आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव केस बहुत आसान है। ऑब्जेक्ट पीछे लास्ट में आया, देखिए तो, गर्ल्स लाइक टू प्ले खो खो, ऑब्जेक्टिव केस। माई फ्रेंड बॉट अ न्यू पेंसिल, ऑब्जेक्टिव केस। माई फ्रेंड बॉट पेंसिल फॉर मी, दो आए हैं ऑब्जेक्ट, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको कहेंगे, इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो ये पूरा मिलकर है ऑब्जेक्टिव केस। पॉसेसिव केस, एपोस्ट्रोफी एस वाला, बस आंखें बंद करके देखिए, ये एपोस्ट्रोफी एस वाला है। माई फादर्स नेम इज बाबू, मेरे पापा का नाम, अधिकार बता रहा है, उनका नाम है वो, तो एपोस्ट्रोफी एस वाला जो भी आएगा उससे आप क्या कहोगे? पॉसेसिव केस। टीचर्स, अवर टीचर स्पीच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ये टीचर्स, पॉसेसिव केस। डॉग्स टेल, किसकी टेल है? किसकी पूंछ है? कुत्ते की पूंछ है, तो ये पॉसेसिव केस। इस तरह से आपको बच्चों ये सब सेंटेंस, देखो सेंटेंस में किस तरह के पार्ट आते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। इन सेंटेंस में बच्चों क्लॉजेस होते हैं, क्लॉजेस मिलकर भी सेंटेंस बनते हैं। क्लॉजेस यानी क्या? तो वाक्यांश, मतलब वाक्य का अंश।
किसी भी सेंटेंस का एक भाग होता है, एक पार्ट होता है, उपवाक्य उसे कहते हैं। तो ये जो क्लॉजेज होते हैं ना बच्चों, ये दो टाइप में होते हैं। पहला होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। तो इसको मैं ना आपकी भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, ये मम्मी है और ये मम्मी का छोटा सा बेटा है। अब रास्ते से चलते समय इस मम्मी का हाथ इस बेटे ने पकड़ा हुआ है। मम्मी को देखिए किसी के भी आधार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र है, उसका खुद का एक वजूद है। पर बेटे का अब तक वजूद नहीं है, क्योंकि ये छोटा है, उसको किसी के सहारे की ज़रूरत है, और वो सहारा है उसकी मम्मी। यानी मम्मी अगर इंडिपेंडेंट है तो बेटा अपनी मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी निर्भर है। यही जो बात है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, यही कुछ सेंटेंस के मामले में भी होता है। तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं ना बच्चों, जो सेंटेंस दूसरे सेंटेंसेस पर निर्भर होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिनको किसी के भी आधार की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और जिन सेंटेंस को पहले वाले सेंटेंस का आधार लेना पड़ता है, उसके बगैर उसका अर्थ पूर्ण नहीं होता। उस सेंटेंसेस में जो क्लॉजेज आते हैं उसे डिपेंडेंट क्लॉज हम कहते हैं। तो आई बात समझ में बच्चों आपको? इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज क्या हुआ, बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल देख के हम और अच्छी तरह से समझ लेंगे। आई मिस्ड द ट्रेन बिकॉज आई वॉज लेट। एक ये बहुत बड़ा सेंटेंस है। अब इसको थोड़ा पार्ट करके हम समझ के लेंगे। देखिए, आई मिस्ड द ट्रेन मतलब मेरी ट्रेन मिस्ड हुई थी। ठीक है, तो ये एक अर्थपूर्ण सेंटेंस है। इसका अर्थ बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा है। इसको खुद को समझाने के लिए किसी के भी आधार की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है यह जो सेंटेंस है इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, बिकॉज आई वॉज लेट। अब यहां पर जो सेंटेंस है, क्योंकि मैं लेट हुआ था। अब क्योंकि मैं लेट हुआ था, तो क्या है उसका रीजन, ये समझने के लिए हमें पहले वाले सेंटेंस का आधार लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे तो इतने ही सेंटेंस का आपको कोई भी अर्थ नहीं समझ में आएगा। इसका मतलब है कि ये तुम्हारी मम्मी है तो ये उसका छोटा सा बेटा है। मम्मी निर्भर है, इंडिपेंडेंट है, खुद का अर्थ खुद बता सकती है, पर जो बेटा है वो अपना अर्थ वजूद नहीं बता सकता अपने मम्मी के बगैर। तो ये जो सेंटेंस है, इसे अगर हम कहते इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो इसका जिसको अर्थ हमें तुरंत नहीं समझ में आता, ऐसे सेंटेंस में कौन आता है बच्चों? डिपेंडेंट क्लॉज आता है। तो समझ में बात आई? ऐसे सेंटेंस जिसका अर्थ हमें तुरंत समझता है उसमें आता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ऐसा सेंटेंस जिसका अर्थ हमें नहीं लगता है तुरंत, उसमें क्लॉज कौन सी आती है? डिपेंडेंट क्लॉज आती है। अब बच्चों याद रखना, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज आपको कब काम में आएगी? जब आप इन सेंटेंस का अभ्यास करोगे। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इनका जब आप अभ्यास करोगे ना बच्चों, तब आपको अगर ये सेंटेंसेस पहचानने होंगे तो सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि इन सेंटेंसेस में इंडिपेंडेंट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है, और उसी के आधार पर आप इन सेंटेंसेस को पहचान सकते हो। तो चलिए लास्ट में, व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज क्या पढ़ा हमने? व्हाट इज द सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हाउ टू मेक सेंटेंस? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट जोड़कर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट जोड़कर हम सेंटेंस तैयार करते हैं। सब्जेक्ट का काम, जो काम करने वाला है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब यानी काम,
ऑब्जेक्ट यानी जिस पर कार्य होता है। पार्ट ऑफ सेंटेंस कितने हैं? 2, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में आता है कर्ता यानी सब्जेक्ट, प्रेडिकेट में आता है हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आई एम ईटिंग अ मैंगो, आई यह सब्जेक्ट है, बाकी का बचा हुआ पूरा प्रेडिकेट है बच्चों। क्लॉजेस वाक्यांश, 2 पार्ट है क्लॉजेस के बच्चों, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसा वाक्य जो आत्मनिर्भर होता है और उसका आसानी से अर्थ हमें समझ में आता है। डिपेंडेंट क्लॉज ऐसा वाक्य जो दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, अर्थ समझ में नहीं आता। यहां पर देखिए, आई मिस द ट्रेन, इसका खुद का एक अर्थ है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज आई वॉज लेट, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं लेट हुआ, क्या समझ में आ रहा है? तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। आई बात समझ में बच्चों? नेक्स्ट देखिए, नाउन केस हमने देखा, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, जिसमें कर्ता होता है उसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। राम थ्रू अ बॉल, राम यह क्या है? नॉमिनेटिव केस है। ओकेटिव केस उसी में सिखाया मैंने आपको कि जिसके बारे में संबोधित किया जाता है, कम हियर बॉयज़, बॉयज़ को संबोधित किया गया, तो जिसको संबोधित किया उसे हम वो कहते हैं वोकेटिव केस। सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस यानी अंत में आने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसी को हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। पॉजिटिव केस यानी अधिकार बताने वाला, राम्स दिस इज, देखिए यहाँ पर राम थ्रू अ बॉल, क्या फेंका? बॉल फेंका, ठीक है, तो अ बॉल यह ऑब्जेक्टिव केस। दिस इज राम्स बॉल, किसका बॉल है? ये राम का बॉल है, तो ये पॉजिटिव केस। तो आज के वीडियो में बच्चों हमने पूरा सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन ली, उनके अलग अलग पार्ट्स को हमने समझ के लिया। तो बच्चों आज का मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे इस सिद्धीस ग्रामर हैक्स इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।